विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। अधिकांश विद्यार्थी इसी उलझन में रहते हैं कि आखिर परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें और परीक्षा की तैयारी में भी खास तौर से मैथ्स की प्रैक्टिस किस प्रकार करनी चाहिए। क्या हमें ट्रिक से करनी चाहिए या कॉन्सेप्ट समझ करके लॉन्ग मेथड से करनी चाहिए। आज विद्यार्थियों की इसी दुविधा पर हम विचार करने वाले हैं। सबसे पहले में देखते हैं कि क्या ट्रिक सीखना परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त रहेगा। आखिर सैकड़ों ट्रिक सीखने के बाद भी सवाल क्यों नहीं होते हैं? आज इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या परीक्षाओं में कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जहां कोई ट्रिक काम नहीं करती है। तो आपने पिछली परीक्षाओं के अनुभव से ये देखा होगा कि पेपर में बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो किसी भी ट्रिक से हल नहीं होते और उन प्रश्नों की संख्या लगभग मैं मानकर चलता हूं कि 10 से लेकर 20% तक होती है। यानी अगर गणित के 50 प्रश्न आने वाले हैं तो उनमें से आप ये मानकर चलो कि लगभग 5 से लेकर के और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो ट्रिक से नहीं होंगे। और यही वे प्रश्न होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो फिर ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, ये हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो विचार करो कि जिनका सिलेक्शन होता है ऐसे अभ्यर्थी और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन अभ्यर्थियों में मुश्किल से 1 नंबर का भी अंतर नहीं होता है। क्यों? कि मान लीजिए किसी परीक्षा की कट ऑफ गई 185 अंक, तो अब जिसका 184.5 या 0.9 तक भी अंक है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा और जिसका 185 अंक भी है या 0.1 भी है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 185.1 और 184.9 इन दोनों अंकों में मुश्किल से 0.2 अंक का अंतर है और ये 0.2 अंक का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यदि एक भी प्रश्न आप और सही कर देते हो तो इस कट ऑफ को पार करके आप आगे निकल जाते हो और ये 1 अंक वही प्रश्न दिलवाते हैं जिन प्रश्नों को हल करने में कोई ट्रिक काम नहीं करती है। तो हमें अपनी प्रैक्टिस का तरीका बदलना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ट्रिक आपको सवाल करना नहीं सिखा सकती। कारण क्या है कि सवाल आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको उस सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। और ट्रिक ये चीज नहीं सिखाती है। ट्रिक कभी भी ये चीज नहीं सिखाएगी कि आपको सवाल करना आ जाए। फिर ट्रिक क्या करती है? ट्रिक आपको सवाल करने की जो समय है उसको कम कर सकती है, यानी आपका टाइम बचा सकती है। ट्रिक होती ही इस काम के लिए है कि अगर आपको सवाल करना आता है और उस सवाल को करने में यदि आपको 5 से लेकर 10 मिनट लगते हैं उसको प्रॉपर तरीके से करने में, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से वो सवाल 5 से 10 मिनट में करने की बजाय 5 से 10 सेकंड में हो जाए। इस तरीकों को कहते हैं ट्रिक। और ये ट्रिक जो होती है वो उस लॉन्ग मेथड में से ही बीच की जो स्टेप आती है उनमें से निकल करके आती है। परंतु अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्नावली का या चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो 10-5 सेकंड में समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का मेन परिभाषा ये है, मेन सूत्र ये है और इस तरीके से ये सवाल है। परंतु जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस केवल ट्रिक आधारित विधियों से करते हैं। परंतु ट्रिक आधारित विधियां आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रियलाइज नहीं करवा सकती, उस कॉन्सेप्ट को रियलाइज नहीं करवा सकती, उस सवाल के पीछे के कॉन्सेप्ट को आत्मसात नहीं करवा सकती। और जब तक उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको रियलाइज नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे जो प्रश्न सिलेक्शन करवाने में आपकी विशेष रूप से सहायता करेंगे। कारण कि आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा संख्या में होता है, खासकर एसएससी, सीजीएल और एचएससीएल में, सीएचएसएल में। ये परीक्षाएं ऐसी हैं जो एक निर्धारित समय में
सभी प्रश्नों को करने की मांग करती है और वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है, परंतु स्पीड के साथ साथ इस बात की भी मांग करती है कि आपको उस विषय का, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। इसीलिए लगभग 80% सवाल ऐसे होते हैं जो किसी ट्रिक से हो जाते हैं, परंतु लगभग 5 से लेकर के 10%, 10 से लेकर के 15-20% तक सवाल ऐसे भी होते हैं जो किसी भी ट्रिक से नहीं होंगे और वे केवल और केवल तभी हो पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। मैं ये बता रहा था कि इंजीनियरिंग और जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का होता है, उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ज्यादा संख्या में होता है। उसका कारण ही ये है कि उनका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में उन्होंने उस विषय को बहुत अच्छी तरह से और लॉन्ग मेथड से हल किया हुआ होता है, इसलिए उनके कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर होते हैं, परंतु उनके सामने दिक्कत ये होती है कि वे उस सवाल को 5 से लेकर के और 10 मिनट में हल कर पाते हैं और अब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए केवल उन्हें ऐसा मेथड चाहिए जो उस 5 से लेकर 10 मिनट में होने वाले सवाल को 5 से 10 सेकंड में कर दे, इसलिए वो ट्रिक सीखते हैं। परंतु जिनका मैथमेटिक्स अच्छी तरह से सॉलिड नहीं है, उन पर पकड़ नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी अगर सीधे ट्रिक से सवाल हल करते हैं तो ट्रिक तो वो सीख जाएंगे। ट्रिक तो सभी लोग सीखते हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सारे अभ्यर्थी ट्रिक सीखते हैं, परंतु ट्रिक सीखना पर्याप्त नहीं है। क्यों? कि सारे अभ्यर्थी ट्रिक सीखते हैं, इसलिए सारे अभ्यर्थी उन प्रश्नों को तो हल कर लेंगे जो ट्रिक से होने वाले हैं, वहां तक तो सभी बराबर है। अब आगे कौन निकलेगा? आगे वही निकलेगा जो उन प्रश्नों को भी करेगा जो ट्रिक से नहीं हो रहे हैं और उन प्रश्नों में कॉन्सेप्ट को समझ करके जिसने तैयारी की है वही आगे निकल पाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर हमें आवश्यकता है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें, बेसिक परिभाषाओं को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। उसके बाद प्रत्येक सवाल को लॉन्ग मेथड से हर स्टेप को लिख करके हल करने की कोशिश करें। क्यों? कि जब आप सवाल को पूरे मेथड से करोगे तभी आपकी उस कॉन्सेप्ट पर पकड़ बन पाएगी जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों की पहले से ही हो चुकी है। आप उन्हीं प्रश्नों पर फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके हल करें, तब आपको रियलाइज होने लगेगा कि जिस सवाल को मैंने लॉन्ग मेथड से हल किया था और उसी लॉन्ग मेथड में एक स्टेप ऐसी आई थी जिस स्टेप से ही निकल करके ट्रिक आई है। आप ये मत सोचिए कि इस प्रकार से तो बहुत ज्यादा समय या टाइम खर्च हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रैक्टिस में सफलता का राज छुपा हुआ है। कारण कि जब लॉन्ग मेथड से करोगे तभी उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगर आप लॉन्ग मेथड से प्रैक्टिस नहीं करते, केवल ट्रिक से करते हो, तो केवल उन प्रश्नों को हल कर पाओगे जो उस ट्रिक पर या उस ट्रिक के क्राइटेरिया पर बिल्कुल 100% मेल खाते हैं। अगर कोई प्रश्न इस प्रकार का हुआ कि जो प्रश्न उस ट्रिक के प्रश्न से थोड़ा सा भी अलग हुआ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप देखिए कि एक प्रश्न है कि मान लीजिए 1 साल का ब्याज, किसी मूलधन का 1 साल का ब्याज 5% है और दूसरे साल का ब्याज 3% है, तो दोनों सालों का कुल ब्याज कितने परसेंट होगा? तो ट्रिक ये बताई जाती है कि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आ गया 8, फिर दशमलव लगा दीजिए और फिर इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आ गया 15, तो उत्तर हो गया 8.15%। और एक उदाहरण देखो ऐसा ही, मान लीजिए पहले साल की ब्याज की दर है 7%, दूसरे साल की ब्याज की दर है मान लीजिए 12%, तो अब दोनों सालों का कुल ब्याज कितने परसेंट होगा? तो 12 और 7 19, फिर बाद में दशमलव लगानी है और 12 7 84। परंतु ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपका इन दोनों दरों का गुणनफल केवल 2 अंकों का आएगा। यदि दरें इस प्रकार की है कि पहले साल की दर मान लीजिए 24% है और दूसरे साल की दर मान लीजिए 40% है, तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह नहीं कर सकते कि 40 और 24 64 हो गए और दशमलव लगा करके गुणा करने पर 24 चौक 96 यानी कि 960 अर्थात 64.96% इसकी दर नहीं होगी। क्यों? कि ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपका इन दोनों दरों का गुणनफल केवल 2 अंकों का प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और भी देखिए, मान लीजिए सवाल इस प्रकार का है कि एक प्रश्न इस प्रकार का बताया जाता है कि अंडर रूट
7 प्लस 2 अंडर रूट 10, इसका मान ज्ञात करो। या एक प्रश्न और है ऐसा ही, अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30, इनका मान ज्ञात कीजिए। ट्रिक ये बताई जाती है कि इस 7 के 2 टुकड़े कीजिए जिनको जोड़ने पर 7 ही आ जाए। मान लीजिए वो 5 और 2 हो गए, होते तो इसमें और तरह से भी है, मान लो 9 नहीं 6 और 1 हो गया, इसी तरह से 4 और 3 भी हो गया। परंतु ये हमारे काम नहीं आएंगे, क्यों कि साथ में एक चीज और बताई जाती है कि इन दोनों को गुणा करने पर ये अंडर रूट के अंदर वाली संख्या आनी चाहिए, जो इससे ही आ रही है कि 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। फिर क्या बताया जाता है, इन दोनों पर अंडर रूट लगा दीजिए और बीच में ये वाला चिन्ह लगा दो जो इन दोनों के बीच में है, अगर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ये इसका आंसर हो गया, यानी इसका जो मान होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसी तरह से यहाँ देखो 11 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 6 और 5 आ गया, क्योंकि 6 पंजो 30 भी हो रहा है। तो ये क्राइटेरिया बताया जाता है कि 6 और 5 ये दो ऐसे टुकड़े हैं, ऐसे दो भाग हैं जिनको जोड़ने पर तो 11 आ रहा है, जोड़ने पर ही 11 आना चाहिए, घटाने को यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि जोड़ने पर तो ये संख्या आ जाए और उन्हीं को गुणा करने पर अंडर रूट के अंदर की संख्या आ जाए। फिर बाद में इन दोनों पर अंडर रूट लगा दीजिए और बीच में वही चिन्ह लगाइए जो यहां पर लगा हुआ है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ये आंसर हो गया। परंतु अब ऐसा ही एक सवाल हम देखते हैं, अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 7। अब सवाल देखने में तो इनके जैसा ही लग रहा है, परंतु आप ध्यान दीजिए कि इसके दो टुकड़े कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे 9 प्लस 1 हो गया, 8 प्लस 2 हो गया, 7 प्लस 3 हो गया, 6 प्लस 4 हो गया, 5 प्लस 5 हो गया, और इनके अलावा कोई और बनेंगे नहीं, क्योंकि बनेंगे तो फिर इन्हीं के उल्टे बन जाएंगे। परंतु इन सभी प्रकार के टुकड़े जो हमने किए हैं, इनमें से किसी भी दो को गुणा करने पर 7 प्राप्त नहीं हो रहा। अब ये ट्रिक यहां फेल हो गई। तो अब इस सवाल को कौन कर पाएगा, इस सवाल को वही कर पाएगा जिसने इस प्रकार के सवालों को हल करने के लॉन्ग मेथड की प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरी विधि से हल करने की कोशिश करी है, प्रैक्टिस करी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सवाल जो उस ट्रिक से नहीं हो रहे, जो ट्रिक आपने सीखी है, वो सवाल उस कॉन्सेप्ट से होंगे जो कॉन्सेप्ट उन सवालों के पीछे का मूलभूत रूप से, बेसिक रूप से होता है। और जब तक आप इन सवालों की उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ऐसे जो सवाल होते हैं जहां ट्रिक फेल हो जाती है, उनको करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। और यही वे सवाल होते हैं जो कि आपको कट ऑफ से 1 अंक ऊपर लेके जाएंगे या उससे 1 अंक नीचे ला करके आपको सिलेक्शन से वंचित कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रिक केवल इस बात के लिए होती है कि आपका समय बचे, केवल समय बचाने के लिए ट्रिक होती है। अगर आप सवालों को हल करने में सक्षम होना चाहते हैं तो आपको बेसिक समझ करके और आपको कॉन्सेप्ट समझ करके लॉन्ग मेथड से प्रैक्टिस करने पर ही उन सवालों को हल करने में सक्षम हो पाओगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लॉन्ग मेथड से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस कट ऑफ को पार करके और ऊपर के लोगों में आने की योग्यता हासिल कर पाओगे।